दिल्ली में 2020 में हुए दंगों से जुड़े मामलों पर हाल ही में फिर से राष्ट्रीय बहस तेज हो गई है, जब शर्जील इमाम और उमर खालिद की एक बार फिर अदालत में जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। ये दोनों अभियुक्त पहले भी कई बार निचली अदालतों और दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं, जहां उनकी जमानत याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं। अब वे इन फैसलों को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो वहीं उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो का हवाला देते हुए अदालत के सामने गंभीर आरोपों को दोहराया, जिनमें कहा गया कि इन अभियुक्तियों ने कथित तौर पर देश के असम और उत्तर पूर्वी क्षेत्र को भारत से अलग करने जैसी बातें की थी। पुलिस ने अदालत को ये भी बताया कि जिन बयानों का उल्लेख किया जा रहा है वे कथित रूप से शर्जील इमाम से जुड़े एक वीडियो क्लिप में सुनाई देते हैं, जिसका उपयोग अभियोजन पक्ष अपने तर्कों को मजबूत करने के लिए कर रहा है। तो वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि कथित वीडियो में शर्जील इमाम लोगों को संबोधित करते हुए ये कहते दिखाई देते हैं कि अगर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी कर ली जाए तो तथाकथित रूप से चिकन नेक क्षेत्र, जो भौगोलिक रूप से भारत के पूर्वोत्तर को बाकी देश से जोड़ता है, उसको अवरुद्ध किया जा सकता है। पुलिस के अनुसार वो ये भी कहते हुए सुने गए कि रेलवे लाइनों पर इतना मलबा डाला जाए कि वहां से आवाजाही रुक जाए और सेना या अन्य एजेंसियों के लिए इसे साफ करना कठिन हो। पुलिस इन बयानों को अभियोजन का एक अहम हिस्सा मानती है और अदालत में इन्हें कथित साजिश के सबूत के रूप में प्रस्तुत कर रही है। हालांकि इन आरोपों पर बचाव पक्ष की ओर से लगातार कहा गया कि ये वीडियो संदर्भ से काटकर पेश किए गए हैं और आरोपी छात्रों एवं कार्यकर्ताओं को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। ये मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है और अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। तो वहीं मीडिया चर्चा में इस मामले का एक बड़ा पहलू ये भी रहा कि कुछ सामाजिक वर्गों और मानवाधिकार समूहों में शर्जील इमाम और उमर खालिद को लेकर दो तरह की राय दिखाई गई है। एक पक्ष का कहना है कि ये उच्च शिक्षित छात्र हैं जिन्हें सरकार विरोधी सोच रखने के कारण निशाना बनाया गया है, जबकि दूसरा पक्ष उन्हें हिंसा भड़काने वाले व्यक्तियों के रूप में देखता है। अदालत में प्रस्तुत पुलिस के बयान में कहा गया है कि कथित तौर पर अभियुक्तों के कथन केवल राजनीतिक असहमति तक सीमित नहीं थे, बल्कि कथित रूप से ऐसी योजनाओं का हिस्सा थे जिनका उद्देश्य कथित रूप से सामाजिक अशांति पैदा करना था। पुलिस ने ये तर्क दिया कि ये बयान केवल उग्र विचार नहीं बल्कि जमीन पर हिंसा फैलाने की दिशा में कदम थे, जिन्हें संगठित भीड़ जुटाकर अंजाम दिया जाना था। इस सिलसिले में पुलिस ने अदालत को बताने की कोशिश की कि पढ़े लिखे व्यक्तियों द्वारा उकसाया गया हिंसक उन्माद सामान्य भीड़ द्वारा की गई हिंसा से कई ज्यादा खतरनाक होता है। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने अदालत को ये भी बताया कि दंगों की समय सीमा ऐसे वक्त से मेल खाती है जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर आने वाले थे। पुलिस के अनुसार अभियोजन पक्ष का कहना है कि दंगों का ये समय कथित रूप से वैश्विक मीडिया का ध्यान आकर्षित करने की सोच के अनुरूप चुना गया था, ताकि हिंसा की खबरें दुनिया भर में अधिकाधिक प्रसारित हो। पुलिस के मुताबिक अभियुक्तों की रणनीति ये दिखाना था कि भारत में एक विशेष समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है और ये कथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रभाव पैदा कर सके। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी बातें अभी भी आरोप हैं, जिनका कानूनी तौर पर प्रशिक्षण होना बाकी है और अभियुक्त लगातार सभी आरोपों को खारिज करते आए हैं। तो वहीं बहस में ये भी आने लगा है कि क्या इस कथित साजिश का संबंध भारत से बाहर के संगठनों या फंडिंग से था। मीडिया विमर्श के कुछ पैनल विशेषज्ञों ने दावा किया कि कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अस्थिरता पैदा करने के लिए परोक्ष रूप से फंडिंग करती रही है। हालांकि इन दावों को कई स्वतंत्र पुष्टि नहीं है और न ही अदालत में अभी ऐसे किसी कथित विदेशी साजिश पर अंतिम निष्कर्ष दिया गया है। फिर भी कुछ विश्लेषकों ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से दुनिया के कई संघर्षों में ऐसी कथित फंडिंग पैटर्न देखे गए हैं जिनका लक्ष्य किसी क्षेत्र में अस्थिरता फैलाना होता है। इस संदर्भ में कई विशेषज्ञों ने मध्य पूर्व, अफगानिस्तान और सीरिया जैसे क्षेत्रों के उल्लेख भी किए, लेकिन ये कहना जरूरी है कि ये तुलना केवल विश्लेषण का हिस्सा है, न कि दिल्ली दंगों के मामलों में किसी भी तथ्य का प्रत्यक्ष प्रमाण। तो वहीं चर्चाओं में ये भी कहा गया है कि किसी भी आंदोलन में भीड़ जुटाने के लिए अक्सर भावनात्मक मुद्दों का सहारा लिया जाता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत के कई हिस्सों में धर्म और पहचान संबंधित चिंताओं को आसानी से भड़काया जा सकता है और कई बार असामाजिक तत्व ऐसे संवेदनशील माहौल का फायदा उठाकर हिंसा की दिशा में परिस्थितियों को मोड़ देते हैं। तो वहीं पैनल चर्चाओं में ये आरोप भी सामने आता रहा है कि कथित रूप से कुछ समूह गरीब और कम शिक्षित युवाओं को आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में धकेलते हैं, जबकि नेतृत्व करने वाले कथित उच्च वर्गीय परत स्वयं सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं। ये दावा भी केवल मीडिया विमर्श का हिस्सा है, जिसका कानूनी तौर पर अभी कोई अंतिम
प्रमाण प्रस्तुत नहीं हुआ है। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने अदालत में ये भी तर्क दिया है कि कोई व्यक्ति जो सीधे हिंसक कार्रवाई में शामिल है, उसकी तुलना में वो व्यक्ति कई ज्यादा खतरनाक होता है जो ऐसी गतिविधियों को बौद्धिक रूप से प्रेरित या संगठित करता है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कथित विचारधारा तैयार करने वाले व्यक्तियों का प्रभाव लंबी अवधि तक समाज को प्रभावित कर सकता है। वहीं मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इस तरह के तर्कों का इस्तेमाल कहीं ऐसा तो नहीं कि छात्रों और एक्टिविस्ट को मनमाने ढंग से आतंकवाद के समान श्रेणी में रखा जा रहा हो। न्यायालय में दोनों पक्षों की दलीलें विस्तृत रूप से पेश की जा रही हैं और इसी आधार पर अब अदालत अंतिम निर्णय देगी। तो वहीं मामले का एक और पहलू जो लगातार चर्चा में है, वो ये आरोप है कि कथित रूप से दंगों के दौरान बाहरी व्यक्तियों को भीड़ का हिस्सा बनाने के लिए बुलाया गया था। कुछ एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा कि पिछले कई सालों में दिल्ली और भारत के अन्य महानगरों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थियों की उपस्थिति को लेकर सुरक्षा एजेंसियां चिंताएं जता चुकी हैं। हालांकि अदालत में अभी तक कोई अंतिम और सार्वजनिक रूप से पुष्टि किया हुआ प्रमाण नहीं है कि इन समूहों का दिल्ली दंगों से सीधा संबंध था। फिर भी पुलिस ने दावा किया कि जांच में कुछ परिवहन गतिविधियों पर संदेह जताया गया है। बचाव पक्ष का कहना है कि इन सभी आरोपों पर राजनीतिकरण किया गया है और कोई भी निष्कर्ष तथ्यों पर आधारित नहीं है। तो वहीं विस्तृत चर्चाओं में यह भी कहा गया है कि कथित रूप से कुछ कार्यकर्ता समूहों के पीछे फंडिंग के लिए एनजीओ नेटवर्क का उपयोग किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में विभिन्न एक्सपर्ट्स ने यह सवाल उठाया कि भारत सहित कई देशों में कुछ संगठनों पर पिछली बार फंडिंग में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि इस मामले में अभी तक अदालत द्वारा कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है और सभी दावे अभी भी आरोप मात्र हैं। तो वहीं इन सब के बीच इस पूरे प्रकरण के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी समझने की कोशिश की जा रही है। विश्लेषक बताते हैं कि विश्व भर में कट्टरवाद अक्सर सामाजिक असंतोष, पहचान संकट, आर्थिक असमानता और गलत सूचनाओं के मिश्रण से पनपता है। ऐसे में युवा वर्ग कभी कभी ऐसे कथनों से प्रभावित हो जाता है जो उन्हें उत्पीड़ित समुदाय की भावना से जोड़ देता है। इस बात में कोई समाजशास्त्री सहमत है कि कट्टरवाद को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है बेहतर शिक्षा, अवसर, पारदर्शी संवाद और डी-रेडिकलाइजेशन कार्यक्रम जो समुदायों में गलतफहमियों की जगह तथ्य और तर्क को बढ़ावा दे। इसके साथ ये भी जरूरी है कि किसी भी तरह की विदेश से आने वाली अवैध फंडिंग पर सख्ती से निगरानी रखी जाए, क्योंकि ऐसी गतिविधियां अक्सर सामाजिक तनाव को बढ़ा सकती हैं। तो वहीं वर्तमान में ये पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट का निर्णय ही ये तय करेगा कि पुलिस के आरोप कितने प्रमाणित हैं और बचाव पक्ष के तर्क किस हद तक न्यायालय को संतुष्ट कर पाते हैं। अभियुक्तों के समर्थक और आलोचक दोनों ही अदालत के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये फैसला न केवल इन दो व्यक्तियों के भविष्य को प्रभावित करेगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि भारत में विरोध प्रदर्शनों, अकादमिक असहमति और राज्य के प्रति आलोचना की सीमाएं किस तरह प्रभाषित की जाती हैं। दिल्ली दंगों का मामला भारत के हालिया इतिहास के सबसे जटिल और संवेदनशील घटनाओं में से एक बन चुका है, जिसमें कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय सभी पहलू जुड़े हुए हैं। अब देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है, जो आने वाले समय में विस्तृत सुनवाई के बाद इस बहुचर्चित मामले पर अपना फैसला सुनाएगा।